हिंदी साहित्य इतिहास एक रोचक सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां आज हम एक नए सफर पर निकलेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के सफर पर। आप सोच रहे होंगे, इतिहास, वो भी साहित्य का? क्या ये बोरिंग नहीं होगा? अरे नहीं यार, मैं आपको बता दूं, ये उतना ही मजेदार है जितना कि कोई एक्शन फिल्म। हिंदी साहित्य में ऐसे ऐसे हीरे छुपे हैं जिनकी चमक सालों से बरकरार है। भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक हर जमाने ने हमें ऐसी रचनाएं दी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और जिंदगी को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन रचनाओं को, इन रचनाकारों को हम एक क्रम में कैसे समझें? उनके पीछे का क्या आइडिया था? उनके समय का माहौल कैसा था? ये सब कैसे जाने? इसका जवाब है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन तरीकों के बारे में जो हमें इस अनमोल खजाने को समझने में मदद करेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति। अ आ इ ई और फिर सबसे पहले बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति की, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये अक्षरों के क्रम पर आधारित है। जैसे आ से अनार, आ से आम, वैसे ही इस तरीके में कवियों और लेखकों को उनके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से क्रम दिया जाता है। मान लीजिए हमें तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास के बारे में जानना है, तो इस तरीके के हिसाब से पहले आएंगे कबीरदास, फिर सूरदास और आखिर में तुलसीदास। अब तक तो ठीक है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। इस तरीके में समय का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब हो सकता है कि कबीरदास तुलसीदास से बहुत पहले हुए, लेकिन नाम के क्रम के चलते पहले कबीरदास के बारे में बताया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इससे साहित्य के विकास क्रम को समझना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आप किसी कहानी को उसके अध्यायों को क्रम से पढ़ने के बजाय आगे पीछे से पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या आपको कहानी समझ आएगी? शायद नहीं। ठीक वैसे ही वर्णानुक्रम पद्धति साहित्य के इतिहास को समझने का एक अधूरा तरीका है। हां, यह एक डिक्शनरी की तरह तो काम कर सकती है, लेकिन इतिहास की तरह नहीं। इस तरीके का उपयोग करने वाले कुछ जाने माने नाम हैं करसड़सी और शिव सिंह सेंगर। कालानुक्रम पद्धति, समय का पहिया घुमा। और अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जिसे हम कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। नाम से ही साफ है, यह समय के क्रम पर आधारित है। यानी इस तरीके में रचनाकारों का वर्णन उनके जन्म के समय के हिसाब से किया जाता है। जो पहले पैदा हुआ उसके बारे में पहले, और जो बाद में उसके बारे में बाद में। इससे हमें साहित्य के विकास क्रम को समझने में थोड़ी मदद तो मिलती है, लेकिन यह तरीका भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जन्म के समय को ही आधार मानकर हम रचनाओं के पीछे के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक माहौल को भूल जाते हैं। मान लीजिए दो कवि एक ही समय में हुए, लेकिन उनकी लिखने की शैली, उनकी सोच एकदम अलग हो, तो क्या सिर्फ उनके जन्म के समय के आधार पर उन्हें एक ही श्रेणी में रखना सही होगा? इसलिए कालानुक्रम पद्धति भी साहित्य के इतिहास को समझने का एक अधूरा तरीका ही साबित होती है। इस तरीके का उपयोग करने वाले कुछ प्रमुख नाम हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तीसरा तरीका है वैज्ञानिक पद्धति, जो कि नाम से ही पता चलता है कि यह वैज्ञानिक नजरिए पर आधारित है। इस तरीके में इतिहासकार एक वैज्ञानिक की तरह तथ्यों को इकट्ठा करता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर उन्हें क्रम से प्रस्तुत करता है। इसमें कोई शक नहीं कि तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ तथ्यों के आधार पर हम किसी भी चीज को पूरी तरह से समझ सकते हैं? साहित्य तो भावनाओं का,
विचारों का, कल्पनाओं का संसार है। क्या सिर्फ तथ्यों के आधार पर हम रचनाओं में छुपे गहरे अर्थों को, उनकी खूबसूरती को समझ सकते हैं? इसलिए वैज्ञानिक पद्धति भी साहित्य के इतिहास को समझने का एक अधूरा तरीका ही साबित होती है। अंत में बात करते हैं उस तरीके की जिसे सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, विधेयवादी पद्धति। इसे फ्रांसीसी विद्वान तेन ने सही सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। इस तरीके की खासियत यह है कि यह सिर्फ रचनाओं को ही नहीं देखती, बल्कि उन रचनाओं को बनाने वाले माहौल को भी देखती है। यह तरीका मानता है कि कोई भी रचना अपने समय के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवेश से अलग नहीं होती। इसलिए किसी भी रचना को समझने के लिए हमें उस समय के समाज, उसकी संस्कृति, उसके मूल्यों को भी समझना होगा जिसमें वो रचना लिखी गई थी। तेन ने इसे 3 शब्दों में समझाया: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। यानी रचनाकार का बैकग्राउंड, उसका माहौल और वो खास समय जिससे भी तुम्हें कीमती रचना देशा की लिखी गई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस तरीके का बहुत उपयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है, उन्होंने भी इसी तरीके को अपनाया था। इसके बाद आने वाले ज्यादातर साहित्यकारों ने भी इसी तरीके को अपनाया, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना और भी आसान हो गया। तो दोस्तों, ये थी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक झलक। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। जैसे जैसे हम अलग अलग तरीकों से रूबरू होते हैं, हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से कारण रहे जिनकी वजह से ये साहित्य इतना समृद्ध और विविधतापूर्ण बन सका। तो अगली बार जब आप कोई कविता पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें, तो उसके पीछे छुपे इतिहास को, उसके संदर्भों को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि साहित्य को समझना है तो उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है।